नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इसरो के पीएसएलवी C62 मिशन के बारे में, जो कि आज दुर्भाग्यपूर्ण रूप से असफल हो गया। इसरो के द्वारा पिछला जो मिशन था पीएसएलवी C61 जो लॉन्च किया गया था, वो भी असफल हुआ है। और पीएसएलवी का आप ये मान के चलिए कि ये लगातार दूसरा मिशन था जो असफल हुआ, जो कि भारत के लिए बहुत एक दुखद खबर आप इसको मान सकते हैं। मायूसी इसरो के सभी वैज्ञानिकों में, भारतीयों में देखी जा सकती है, क्योंकि इसरो का जो सबसे महत्वपूर्ण जो रॉकेट सिस्टम है या प्रक्षेपण यान है, वो पीएसएलवी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे ध्रुवीय कक्षा में सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। इसरो के द्वारा पीएसएलवी की सहायता से अनेक रिकॉर्ड कायम किए गए हैं। इसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है। यह मिशन असफल हुआ है, लेकिन हालांकि इसरो के जो हौसला है वो कभी टूटेगा नहीं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो बहुत ज्यादा मेहनती हैं, और ये मिशन बहुत जल्दी ही हम इसे दोबारा से लॉन्च होता हुआ देखेंगे। लेकिन आज के सेशन में हम ये एनालिसिस करेंगे, तकनीकी विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि ये मिशन फेल क्यों हुआ। अभी तक जो इसकी जानकारी प्राप्त हुई है, उसके आधार पर हम बात करेंगे। इसरो के जो चेयरमैन हैं नारायण साहब, उनके द्वारा जो बताया गया उसके आधार पर हम बात करेंगे कि ये मिशन फेल क्यों हुआ, और इस मिशन के फेल होने के मायने क्या हैं। इस पूरे सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सैटेलाइट्स थे जो इस मिशन के द्वारा स्थापित किए जाने थे। वो सब कुछ ये मान के चलिए, ऐसा नहीं है कि वो कभी भविष्य में स्थापित नहीं किए जा सकेंगे, लेकिन डिले हो गया। आप मान के चलिए कम से कम 3 से 4 महीने का जो टाइम है वो और अब इस मिशन में लगेगा, क्योंकि 3 से 4 महीने का एक समय पीएसएलवी को दोबारा से विकसित करने में और उसे लॉन्च करने में लग जाता है। तो चलिए, खबर क्या है पूरा समझते हैं, तकनीकी विश्लेषण को समझते हैं। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, इसरो का वर्क होर्स है और यानी पीएसएलवी, और पीएसएलवी के बारे में आपको बता दें, यहाँ पर पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि अभी तक 63 इसकी जो उड़ान थी उनमें से 60 सफल रही हैं। ये दुनिया के सबसे सफल रॉकेट में से एक माना जाता है। आज जो उड़ान थी इसकी 12 जनवरी को, वो 64वीं उड़ान थी, लेकिन वो असफल हो गई है। असफल क्यों हुई, इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। इसके माध्यम से जो सैटेलाइट छोड़ा जाना था, सबसे महत्वपूर्ण सैटेलाइट, वो था EOS-N1, और ये हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट था। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट क्या होते हैं, इनसे क्या फायदा होने वाला था हमें, ये सभी बातें हम करेंगे। इसरो चेयरमैन ऑफर्स प्रेयर एट तिरुपति हेड ऑफ पीएसएलवी। देखिए, यहाँ पर प्रेयर्स काम नहीं आई भाई। जो तिरुपति मंदिर है हमारा, वहां पर इसरो के चेयरमैन जो है उन्होंने प्रार्थना भी की थी। अब यहाँ देखिए, इन्होंने जो बताया है वो ये बताया है, जो ट्वीट जो किया गया है यहाँ पर इसरो के चेयरमैन के द्वारा, बी नारायण साहब के द्वारा, कि रॉकेट के पहले और दूसरे स्टेज तय मानकों के अनुसार चले, हालांकि तीसरे स्टेज के अंत में गड़बड़ी आ गई, हम जांच कर रहे हैं। यानी ये बहुत गहरी जांच का विषय है, और इसलिए जांच इस पर शुरू कर दी गई है कि ऐसा क्या कारण हुआ जिसकी वजह से हमारा जो रॉकेट है पीएसएलवी, वो अंतरिक्ष में अपने रास्ते से भटक गया, और जो एक सही डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन दूसरे चरण तक उसने सफलता हासिल की। दूसरे चरण तक सब कुछ सही चल रहा था। तीसरे चरण में जाकर जो 150 सेकंड के आसपास का एक फेज था, लेकिन 150 सेकंड के उस फेज में ये मिशन असफल हुआ। चलिए, अब देखो यहाँ पर विस्तृत रूप से इस जानकारी के बारे में समझिए। सबसे पहली बात ये थी कि साल 2026 का ये हमारा पहला मिशन था, पीएसएलवी C62। 62 का मतलब ये है कि ये जो फ्लाइट थी हमारी 62वीं इस मिशन की, ये 64वीं उड़ान थी। 64वीं हम इसलिए कह रहे हैं, इसमें 62 में आप 2 जोड़ के चले हमेशा से, क्योंकि शुरू की दो तीन जो फ्लाइट थी उनकी नंबरिंग में हमने अलग तरीके से नंबरिंग की थी, D1 D2 D3 इस तरीके से, और फिर उसके बाद क्लास 1 क्लास 2 इस तरीके से 62 तक पहुंचे हैं। तो पहली वो जोड़ें और ये करें, तो बीच में एक फ्लाइट मिसिंग थी, D1 D2 D3 वो हो जाती है, और बीच में एक मिसिंग थी फ्लाइट। तो उसके बाद अगर टोटल करें तो इसमें हमेशा आप ध्यान रखें, 2 जोड़ के चलें। तो ये 62 C62 लिखा है, इसका मतलब ये 64वीं उड़ान है। सुबह 10:18 पर इसे लॉन्च किया गया। पीएसएलवी जो ये है, इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। लगभग 90 सेकंड का इसमें डिले भी रखा गया था।
श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष जो केंद्र है हमारा सार जिसको हम कहते हैं, श्रीहरिकोटा हाई ऑल्टीट्यूड रेंज या सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहां से हमने इसको लॉन्च किया। और इस मिशन के साथ में एक तो महत्वपूर्ण सैटेलाइट था EOS-09 कह सकते हैं, EOS-N1 कह सकते हैं इसको, और साथ में इसके 15 को पैसेंजर सैटेलाइट्स थे। यानी टोटल सैटेलाइट की संख्या थी 16। यहाँ पर जो 15 दे रखे हैं वो टोटल 16 सैटेलाइट थे। 512 किलोमीटर की जो ऑर्बिट थी SSO, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसे पोलर ऑर्बिट भी कह सकते हैं आप, उसमें सैटेलाइट्स को स्थापित किया जाना था। यानी वहां तक इस रॉकेट को पहुंचना था, सैटेलाइट्स को स्थापित करना था। लेकिन टेक्निकल मिस्टेक के कारण कौन से स्टेज में, तीसरे स्टेज में टेक्निकल मिस्टेक हुई और उसकी वजह से ये मिशन हमारा फेल हो गया। यानी रॉकेट जो है वो अपने रास्ते से भटक गया, गलत रास्ते पर चला गया। PSLV के बारे में आपको बता दें कि भारत के पास में इस समय दो महत्वपूर्ण रॉकेट हैं। एक तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और एक है GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। PSLV के माध्यम से हम पोलर ऑर्बिट, जो कि लगभग 400 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानी जाती है, इस ऑर्बिट में सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। 500 से 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर पर जनरली आप सैटेलाइट्स की जो लोकेशन है वो देख सकते हैं। 97 डिग्री के झुकाव पर आज PSLV के द्वारा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाना था। इस रॉकेट की हाइट है 44.4 मीटर, यानी ये इतना लंबा है। 260 टन इसका वजन था, लिफ्ट ऑफ मास। जब ये उड़ान भर रहा था तो 260 टन के आसपास इसका वजन था। इस रॉकेट में 4 चरणों में ईंधन को भरा जाता है। यानी इसकी जो स्टेज है वो टोटल कितनी है, 4 है। और ये इस तरीके से कुछ डिवाइड की गई हैं स्टेज, कि पहली स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट भरा जाता है, फिर दूसरी में लिक्विड प्रोपेलेंट, फिर सॉलिड प्रोपेलेंट तीसरी में, और चौथी में फिर लिक्विड प्रोपेलेंट। यानी क्रम वाइज आप ये मान सकते हैं सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, चारों स्टेज में इस तरीके से प्रोपेलेंट का मतलब ईंधन और ऑक्सीकारक जो भरे जाते हैं इनके साथ भेजे जाते हैं, जो कि ईंधन जलकर इस रॉकेट को जो पावर प्रोवाइड कराता है, वो ईंधन का प्रकार जो है वो इस क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पर 4 स्टेट प्रोपल्सन सिस्टम जो है उसको आप देख सकते हैं, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। सॉलिड के रूप में जनरली हम HTPB जो हमारा जो फ्यूल होता है उसको जनरली लेते हैं, और ऑक्सीकारक यहाँ पर N2O4 के रूप में होता है, N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और HTPB का मतलब है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ये एक रासायनिक पदार्थ है, सॉलिड प्रोपेलेंट सॉलिड ईंधन के रूप में काम आता है। जनरली जो लिक्विड फ्यूल के रूप में काम में लेते हैं वो UDMH होता है, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन, और उसके साथ जो ऑक्सीकारक होता है वो N2O4 यानी डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड होता है। और यहाँ पर देखिए सॉलिड जो प्रोपेलेंट है उसका यूज करने के लिए सॉलिड बूस्टर मोटर लगाई जाती है, और जबकि लिक्विड जो ईंधन है, द्रव तरल अवस्था में जो ईंधन है, उसका उपयोग करने के लिए भारत का एक बेहतरीन इंजन है जिसका नाम है विकास इंजन। विकास इंजन का उपयोग किया जाता है, जो कि प्रोफेसर नवी नारायण के निर्देशन में भारत में डेवलप किया गया था, और डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर उसका नामकरण विकास रखा गया था। तो सेकंड स्टेज में और फोर्थ स्टेज में जो लिक्विड प्रोपेलेंट है उसका यूज करने के लिए विकास इंजन होता है। अब सुनिए, अब हुआ क्या था, पूरे प्रोसेस को समझिए कि PSLV ने यहां से उड़ान भरी, श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। इसका फर्स्ट स्टेज का जो फ्यूल सिस्टम था जो कि सॉलिड था, वो प्रॉपर तरीके से जला, यानी फ्यूल जो है जला और उसने रॉकेट को आगे बढ़ाया। फिर सेकंड स्टेज का जो फ्यूल सिस्टम था वो भी प्रॉपर तरीके से जला, सॉरी लिक्विड जो प्रोपल्सन सिस्टम था वो भी प्रॉपर तरीके से जला और उसने भी रॉकेट को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही थर्ड स्टेज में पहुंचा, थर्ड स्टेज में यहां पर टेक्निकल मिस्टेक हुई। अब टेक्निकल मिस्टेक क्या हुई ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, और इसी के तहत 512 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास सैटेलाइट्स को यहां पर स्थापित करना था, और उसके बाद इस रॉकेट को एक और महत्वपूर्ण काम करना था कि जो चौथी स्टेज का इसका जो ईंधन है उसको दोबारा चालू किया जाना था और वापस धरती की ओर लाकर इसमें एक KID का मतलब था कैस्ट्रल इनिशियल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, जो कि स्पेन का है, एक स्टार्टअप था स्पेन का KID, उसके कैप्सूल को इसमें भेजा गया था, उसको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करना था, उसका प्रदर्शन करना था। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म हो गई। तीसरे चरण पर ये सारा काम आगे का जो है वो सब रुक गया। अच्छा, अब इसमें देखिए आप कि जो व्हीकल के बारे में बताया गया
कि भाई कैसे किस तरीके से वी नारायण साहब जो हैं उन्होंने जो बताया कि भाई हमने ये मिशन आज भेजा, इसके दो जो स्टेज हैं इसकी वो प्रॉपर काम कर रही थी, दो इसमें सॉलिड स्टेज थी, दो लिक्विड स्टेज थी, यानी दूसरी स्टेज तक प्रॉपर काम किया, तीसरी स्टेज में एंटर हो गया। लेकिन तीसरी स्टेज में जब ये एंटर हुआ हमारा रॉकेट, तो इसके रोल रेट जो कि इसकी एक्सिस के चारों ओर इसकी एंगुलर वेलोसिटी को कंट्रोल करता है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब कोणीय वेग, यानी मिसाइल जो रॉकेट है उसको डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में ले जाना है। तो जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी, कोणीय वेग जो था वो इसका परिवर्तित हो गया, और उसके परिवर्तित होने के कारण ये रॉकेट जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था उसमें ना जाकर ये रास्ता भटक गया, यानी इस तरीके से मुड़ गया। देखिए इस डायरेक्शन में मान लो जा रहा था, ना जाकर इस डायरेक्शन में मुड़ गया, और जैसे ही अपने रास्ते से भटका, अपने पथ से हटा, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका कंट्रोल फिर इस पर खत्म हो जाता है, यानी वो इसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर इसको समुद्र में गिराने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो इस तरीके से मिशन ये हमारा फेल हुआ। आप इसको और डिटेल में हम बात करें तो लगभग ये मान के चलिए 8वां जो मिनट था 480 सेकंड तक ये सब कुछ सही चल रहा था। यहां से इनिशियल हुआ टाइम, रॉकेट ने उड़ान भरी, 480 सेकंड तक ये सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 8वें मिनट में ये लगभग 505 सेकंड के आसपास का जो समय था, यहाँ जो कि PS4 स्टेज के लिए था, वहां तक ये नहीं पहुंच पाया, और 8वें मिनट में यहाँ पर टेक्निकल मिस्टेक हुई, इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गई, और उसकी वजह से ये रास्ता भटक गया, और हमारा जो EOS N1 सैटेलाइट है और इसके अलावा 15 सैटेलाइट और थे, सारे के सारे इसमें क्या हो गए, तबाह हो गए, यानी नष्ट हो गए। टोटल मिशन की जो ड्यूरेशन थी वो 1 घंटा 48 मिनट की थी, लेकिन 8वें मिनट में ये नष्ट होने के कारण आगे की जो प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं कर पाया। सवाल ये उठता है कि सर जो सैटेलाइट्स इसके साथ भेजे गए थे, 260 टन का इसका लिफ्ट ऑफ मास था, तो इतना सारा भारी भरकम मशीनरी, वजन वगैरह जो सैटेलाइट्स वगैरह उनका क्या हुआ होगा। तो जनरली देखिए उनमें से क्या होता है कि वो पार्ट्स जो होते हैं वो, अगर रॉकेट जैसे मान लीजिए टूट जाता है, इस तरीके से टूट जाता है रॉकेट, और उसमें से जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह उन पे से हमारा कंट्रोल हट जाता है। तो अगर साइंटिस्ट सबसे पहले तो कोशिश यही करते हैं कि सारी चीजें जो हैं वो समुद्र में ले जाकर कहीं ना कहीं गिरा दी जाए, तो उनको समुद्र में गिरा दिया जाता है, या फिर कुछ पार्ट्स जो अंतरिक्ष में रह जाते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल और जो आपने एक बल सुने होंगे, अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल, उनके संतुलन के कारण अंतरिक्ष में ही लगातार घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे स्पेस गार्बेज कह सकते हैं आप, कि अंतरिक्ष कचरे के रूप में वो लगातार घूमते रहते हैं, और इनसे दूसरे सैटेलाइट्स वगैरह जो हैं उनको भी खतरा रहता है कि कभी कहीं टकरा नहीं जाए। तो इस तरीके से ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है जो अंतरिक्ष में बढ़ती जा रही है, जो गार्बेज के रूप में है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल जो है वो खत्म हो गया। रॉकेट में लगा जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर था और सेफ्टी सिस्टम लगातार उसकी दिशा, गति, ऊंचाई पर नजर रखता है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अगर रॉकेट गलत दिशा में जा रहा है, जमीन या आबादी के लिए खतरा बने, तो रेंज सेफ्टी ऑफिसर उसे नष्ट कर सकते हैं, कंट्रोल रहे तो। यदि गड़बड़ी ऊंचाई पर हुई है तो रॉकेट के हिस्से को समुद्र में गिराया जा सकता है। ऐसे मामलों में रॉकेट को वापस नियंत्रित करना संभव नहीं होता, कि आप ट्रैक पर ले आए, इसे वापस से उसकी ऑर्बिट में ले जाएं, ऐसा संभव नहीं होता है, तो उसको फिर समुद्र में ही गिराना पड़ता है। सैटेलाइट रॉकेट के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, समुद्र में गिर जाते हैं, इन्हें बचाया या रिकवर करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है, और जो पार्ट्स गिरते हैं वो घर्षण बल के कारण जल जाते हैं, नीचे आते आते समुद्र में गिरते हैं, तो वहां पर भी उनके पार्ट्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, एक तरीके से टूट जाते हैं, जल जाते हैं घर्षण के कारण। तो कहने का मतलब कोई भी पार्ट्स ऐसा नहीं है जो आप रिकवर कर सको या वापस से उसको बचा सको। तो देखिए 250 से 300 करोड़ के आसपास का ये मिशन जो हमारा PSLV C62 था, यानी इसमें प्रक्षेपण यान में लगे थे हमारे, 250 से 300 करोड़ का हमारा बजट इसका था। फिर इसके अलावा आप बात करें तो इसमें बहुत सारे सैटेलाइट्स थे, बहुत सारे ऐसे देश थे जो पहली बार सपना देख रहे थे अपना सैटेलाइट भेजने का, जैसे कि नेपाल, लेकिन वो सब चीजें अब डिले हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि इसरो इस चीज को रहने देगा, इसरो आने वाले कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि ये सब कुछ वापस से सही हो जाएगा, सब कुछ, क्योंकि इसरो की क्षमताओं को पूरी दुनिया जानती है, हम सभी जानते हैं कि एक ऐसी संस्था है भारत की जिसने पूरी दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत का नाम रोशन किया है। तो
ऑब्वियस सी बात है कि अगले 3-4 महीनों में फिर से ये मिशन सफल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये चीजें हमारे लिए थोड़ा सा धक्का देती हैं, सदमा देती हैं। अगर आप पीएसएलवी के बारे में देखें तो आपको जानकर गर्व होगा कि ये जो रॉकेट है भारत का, देखिए सबसे पहले रॉकेट बना था हमारा SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड, फिर बना था ASLV। ये दोनों ही रॉकेट ऐसे थे जो सॉलिड प्रोपेलेंट पर आधारित थे। ठीक है, इसको बनाया गया था 1979 में। हालांकि इसका पहला मिशन सफल हुआ 1980 में, और फिर ASLV बना 1987 में। इसके बाद PSLV को बनाया गया। PSLV भारत का पहला रॉकेट था जिसमें पहली बार सॉलिड प्रोपेलेंट के साथ साथ लिक्विड प्रोपेलेंट का उपयोग किया गया। 1993 में 20 सितंबर को इसकी पहली बार इसे लॉन्च किया गया, लेकिन ये मिशन हमारा असफल हुआ। PSLV की पूरी यात्रा को एक बार समझ लो हल्का सा, यानी पहला मिशन हमारा असफल हुआ। उसके बाद PSLV ने 1994 में दूसरी जो उड़ान भरी वो सफल रही, और उसके बाद PSLV ने मुड़ के नहीं देखा। 2017 तक PSLV ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए और लगातार 39 उड़ानें सफल होने का विश्व रिकॉर्ड, लगातार 39 उड़ानें इस रॉकेट की सफल रही। ठीक है, और इस बीच में आप ये भी देख सकते हैं कि 1999 में पहली बार भारत ने भारत के साथ साथ जर्मनी, साउथ कोरिया के जो सैटेलाइट है उनको भी ऑर्बिट में पहुंचाया, और PSLV C9 जो है उसके द्वारा एक साथ 10 सैटेलाइट भेजे गए। ये उस समय का विश्व रिकॉर्ड था। यानी हम जो सैटेलाइट यहां पर रखकर भेजते हैं, जनरली एक सैटेलाइट भेजा जाता था पहले, लेकिन हमने एक साथ 10 सैटेलाइट भेजे, 10 सैटेलाइट भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। फिर इसी रॉकेट से हमने चंद्रयान फर्स्ट और मंगल मिशन को भी सफल बनाया, यानी लाखों किलोमीटर की दूरी पर मंगल ग्रह पर हमने सैटेलाइट भेजा। जबकि इस रॉकेट की मैं आपको बता दूं कि इस रॉकेट को बनाया किस लिए गया है, 400 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर हाईएस्ट यहां तक सैटेलाइट स्थापित करने के लिए, जो कि आपकी लो अर्थ ऑर्बिट कहलाती है, इसमें सैटेलाइट स्थापित करना है तो PSLV से किए जाएंगे। इसकी हाईएस्ट जो पेलोड कैपेसिटी है वो 1750 केजी है, 1750 केजी का वजन उठा सकता है। लेकिन इसी रॉकेट से आपने चंद्रयान फर्स्ट और मंगल मिशन जैसे सफल बना दिए। ये इसरो के वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और यही कारण है कि आज हम 300 से ज्यादा विदेशी सैटेलाइट छोड़ चुके हैं, 300 के आसपास विदेशी सैटेलाइट छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने हम पर भरोसा क्यों किया? क्योंकि इसी रॉकेट ने लगातार सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए। इसी रॉकेट की सहायता से भारत ने वो मिशन पॉसिबल किए जो संभव नहीं थे। मंगल ग्रह जो है पृथ्वी से लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर सैटेलाइट को भेजना PSLV की सहायता से, ये बहुत बड़ा कीर्तिमान था। इसके साथ ही इसरो की विश्वसनीयता बढ़ गई। फिर देखिए आप, हमने 2013 में एक साथ 29 सैटेलाइट भेजे, 29 सैटेलाइट। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, और हमने अपने ही रिकॉर्ड को क्या किया, तोड़ा। इसके बाद रसिया के द्वारा एक साथ 37 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बनाया गया था, लेकिन भारत ने इस रिकॉर्ड को कैसे तोड़ा आप देखिए। PSLV C-37 2017 में 104 सैटेलाइट एक साथ भेजे थे हमने, और 104 सैटेलाइट में से मात्र 3 सैटेलाइट भारत के थे, बाकी के सारे सैटेलाइट विदेशी थे। और उसमें से मोस्टली सैटेलाइट नैनो सैटेलाइट थे जो कि अमेरिका के थे। यानी ये सैटेलाइट हमने 2017 में 104 सैटेलाइट एक साथ भेजकर विश्व रिकॉर्ड फिर से कायम किया। 2017 में हमने 39 मिशन पूरे कर लिए और लगातार सफल रहे ये। ठीक है, कुल 48 भारतीय और 209 विदेशी सैटेलाइट ये यहां तक पूरे हो चुके थे। उसके बाद PSLV की 2017 में एक फ्लाइट मिस हुई, यानी फिर से एक असफलता मिली। तो 1993 पहली जो उड़ान थी वो असफल, फिर 2017 में एक और असफल, 2 टोटल हो गई। और ये हमारा दौर चलता रहा 2025 तक। 2025 में फिर हमारी 63वीं और अब 64वीं दोनों जो फ्लाइट हैं वो असफल हुई हैं। यानी 64 उड़ानों में से 60 उड़ानें सफल हैं, 4 उड़ानें असफल हुई हैं, और लगातार 2 उड़ानें असफल होना PSLV के लिए या PSLV प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा धक्का है। और इसीलिए इसरो ने यहाँ पर एक जांच कमेटी जो है वो बिठा दी है, जांच समिति, कि भाई पता करो कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि पिछला जो मिशन था PSLV C-61 उसमें भी थर्ड स्टेज में ही मिस्टेक आई थी, और यहां भी थर्ड स्टेज में ही मिस्टेक आई है। तो कोई तो कारण होगा, तो कारण का पता किया जाए, इसलिए यहां पर जांच कमेटी बिठा दी गई है। और दोनों ही मिशन में थर्ड स्टेज में प्रॉब्लम थी, ये बात बताई गई है।
अच्छा, अब देखिए इस मिशन के साथ मैं आपको बता दूं कि टोटल पेलोड जो थे, पेलोड मतलब कितने सैटेलाइट जो भेजे जाने थे, वो टोटल 16 सैटेलाइट थे। 15 तो दूसरे सैटेलाइट थे, एक आपका कौन सा था, EOS-N1 जो कि इसका मेन सैटेलाइट था। EOS-N1 इसको 09 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बताएंगे। ये भारत का जासूसी सैटेलाइट था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, भू प्रक्षेपण उपग्रह था, जो पृथ्वी पर निगरानी करने के लिए भारत इसको भेज रहा था। और इस सैटेलाइट की सहायता से DRDO को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली थी, लेकिन ये मिशन थोड़ा सा डिले हो गया है। 15 जो सैटेलाइट्स थे, उनमें एक और चीज महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 सैटेलाइट तो भारत की एक स्टार्टअप है, भारत का ध्रुव स्पेस, जो कि निजी कंपनी है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग मानी जा रही थी। हैदराबाद में स्थित ध्रुव स्पेस जो है, उसके माध्यम से ये सैटेलाइट डेवलप किए गए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो शोधकर्ता हैं, छात्र हैं, उनके द्वारा डेवलप किया गया था। उन सभी सैटेलाइट्स को भेजा जाना था। और फिर बाकी के जो सैटेलाइट्स हैं, वो फ्रांस, नेपाल, ब्राजील, यूके, इन सभी के सैटेलाइट्स थे, इन सभी के पेलोड थे जिनको भेजा जाना था, लेकिन ये भी इसमें असफल हुए हैं। इनकी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। 15 जो सैटेलाइट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर EOS के अलावा दे रखी है कि ये सैटेलाइट्स जो हैं इसके माध्यम से पेलोड जो हैं वो भेजे जाने थे। अब यहाँ आप देख सकते हैं, एक यूके का हो गया। इंडिया के जितने भी सैटेलाइट हैं सब में आप ध्रुव स्पेस देखेंगे, क्योंकि ध्रुव स्पेस के माध्यम से इन सभी सैटेलाइट को भेजा जाना था। नेपाल जो है बेचारा पहली बार कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर दिक्कत हुई, यानी नेपाल का जो कार्यक्रम है, अंतरिक्ष कार्यक्रम, वो नहीं हो पाया। इधर आप देख सकते हैं स्पेन और फ्रांस, इन दोनों ने किड कैप्सूल भेजा था, ये 8वें नंबर पर, जिसको चौथी स्टेज के बाद वापस से जो हमारा चौथी स्टेज में जो मैंने आपको बताया था कि फ्यूल उसका प्रज्वलन करना था और वापस से इस कैप्सूल का डेमोन्स्ट्रेशन करना था, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाया। फिर ब्राजील के सैटेलाइट हैं, इसमें 4-5 सैटेलाइट ब्राजील के हैं और फिर ये आपके इंडिया के सैटेलाइट हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये पूरा मिशन जो है हमारा फेल हो गया। इसरो इस पर बहुत गहनता से तकनीकी विश्लेषण कर रहा है, जांच कर रहा है कि भाई इसका कारण क्या है कि लगातार 2 मिशन असफल हुए हैं। देखिए, जो सैटेलाइट भेजा जाना था ना, EOS-N1, ये सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट था। इसे अन्वेषा सैटेलाइट नाम दिया गया था। अन्वेषा, अन्वेषा का मतलब है जो अन्वेषण करे, खोज करे, निगरानी करे। दोस्तों, जनरली जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, हम वस्तुओं को देखते हैं प्रकाश तरंगों के परावर्तन के माध्यम से, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव, जिसको विजिबल लाइट भी कहते हैं। सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर जब हमारी आंखों पर गिरता है, किसी भी वस्तु से टकराया, वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर गया, तो फिर वो वस्तु हमें दिखाई देती है। इसे रिफ्लेक्शन थ्योरी कहते हैं। अब सूर्य का जो प्रकाश है, उसका एक बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, मतलब उसमें बहुत फ्रीक्वेंसी है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, तो वेवलेंथ भी होंगी, तरंग दैर्ध्य होते हैं। तो जो ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है, विजिबल स्पेक्ट्रम, इसमें जो 7 रंग होते हैं, 7 रंग जिनको आप विवग्योर के नाम से याद करते हैं, उन 7 रंगों को देखने की क्षमता हमारी आंखों की है, यानी वो 7 रंग हम आसानी से देख पाते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आप जिस सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं ना, ये सैटेलाइट एक हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट का मतलब हो गया कि इस सैटेलाइट की जो क्षमता है, वो 1, 2 या 3 फ्रीक्वेंसी या 7 फ्रीक्वेंसी की जो वो कलर्स जो हैं, उनको देखने की क्षमता नहीं, बल्कि लगभग 100 स्पेक्ट्रल्स को ये देख सकता है। 100 स्पेक्ट्रल्स जो हैं, फ्रीक्वेंसी जो सीक्वेंस है, उनको ये देखने में सक्षम है। कहने का मतलब, जब ये सैटेलाइट यहां से परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी पर जैसे मान लीजिए, जैसे ये 7 रंग आपको दिख रहे होंगे, तो 7 रंगों के अलावा दुनिया में रंग नहीं होते क्या? बहुत सारे रंग होते हैं, कलर मिक्सिंग होती है, बहुत सारे ऐसे कलर होते हैं जिनको आप डिफाइन भी नहीं कर सकते। तो पृथ्वी पर जैसे मिट्टी है, या फिर कोई वेपन्स है जो दुश्मन ने छुपा दिए हैं, या फिर दुश्मन खुद छुपा हुआ है, या फिर मान लीजिए पृथ्वी पर कोई भी ऐसी लोकेशन है, वस्तु है, जिसका कोई एक विशेष कलर है। अब उस कलर की वस्तु को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जो सैटेलाइट है, ये लगभग 100 स्पेक्ट्रल सीक्वेंस जो है, उनको पहचानने की क्षमता रखता है। यानी यहां पर जो भी वस्तु किसी भी कलर की होगी, वो रिफ्लेक्ट होकर जब इसके पास में पहुंचेगी तरंग, तो उसको ये आसानी से पहचान सकता है और उसके बारे में जानकारी हमारे DRDO
को दे सकता है कि यहाँ पर इस कलर की वस्तु है, इस रंग की वस्तु है और इस टाइप की है, इस साइज की है। ये सारी चीजें इससे यहाँ पर आसानी से जानकारी ली जा सकती थी। तो इसको हम कह रहे हैं स्पाई सैटेलाइट। लेकिन ये हमारा अभी जो यानी प्रोजेक्ट था वो एक तरीके से डिले हो गया। तो देखिए ये आप देख सकते हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रम जो है बारीक रंग और इंफ्रारेड लाइट को मिलाकर 100 से ज्यादा रंग डिटेक्ट कर सकता है। यानी जो HRS था, ये जो हम सैटेलाइट में भेज रहे थे, 100 से ज्यादा जो कलर मिक्सिंग है उनको देखने में सक्षम है, जबकि हमारी आंखें केवल 7 बेसिक रंगों को ही देख पाती हैं। 7 रंगों का ही ऑब्जर्वेशन हम कर पाते हैं जो कि हमारे विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में होती है। तो इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण मिशन था। ध्रुव स्पेस जो है, इसके बारे में बता दें कि ये हैदराबाद में स्थापित एक कंपनी है, निजी कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की है, और ये इसरो के साथ मिलकर यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही थी और NSIL के साथ मिलकर इसने काम किया था। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसरो की क्या है, वाणिज्यिक शाखा है। इसके द्वारा PA-1 मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था और इसमें बहुत सारे सैटेलाइट्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे उनको लॉन्च किया जाना था, लेकिन वो सारे सैटेलाइट्स जो हैं असफल हुए। उनमें आप अलग अलग, ये तो नेपाल का हो गया, जैसे कि उड़ीसा का पहला सैटेलाइट जाने वाला था जिसका नाम था CGUS-80 यानी CGU-SAT फर्स्ट, ये सैटेलाइट जाना था। इसके अलावा कर्नाटक पूर्वोत्तर भारत के सैटेलाइट थी, कर्नाटक का DSAT फर्स्ट था। पूर्वोत्तर असम के नेतृत्व बनाया गया था लासित फर्स्ट, ये सैटेलाइट भेजा जाना था। इसके अलावा आप अस्त्र प्रोग्राम जो कि एकेडमिया यानी अध्ययन के लिए था, स्टडी के लिए बनाया गया था, इसको भेजा जाना था। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर तमिलनाडु के द्वारा इसमें एक विशेष टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट किया जाना था, जिसको हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में ईंधन भरने की जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम किया गया था। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट जो है अभी इस समय एक तरीके से फेल हो गए हैं। इन प्रोजेक्ट को अब वापस से दोबारा से करना पड़ेगा। यहाँ पर CGU-SAT फर्स्ट जो सैटेलाइट था और DSAT फर्स्ट जो था, ये डिसास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले सैटेलाइट थे, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और संचार के क्षेत्र में काम करने वाले सैटेलाइट थे, लेकिन ये असफल हो गए। तेलंगाना का एक सैटेलाइट था थाईबोल्ट थर्ड, ये भी यहाँ पर असफल हो गया क्योंकि ये भी इसके साथ में भेजा गया था। तो ये थी दोस्तों आज का सेशन हमारा, जिसमें हमने PSLV C62 जो हमारा मिशन था उसकी असफलता का तकनीकी विश्लेषण आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी और आप समझ पाए होंगे कि इस मिशन के असफल होने के कारण क्या थे और इसके असफल होने से हमने क्या क्या खो दिया है। लेकिन उम्मीद के साथ में और विश्वास के साथ में हम ये कह सकते हैं कि अगले 3-4 महीनों में ये मिशन हम दोबारा से सफल होते हुए देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।